Hi, welcome back to Think Psychology. So in the previous class we have discussed research methodologies, right? अब हम आज इस क्लास में डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 है हमारे लेक्चर का। सो ये भी कंटिन्यूएशन होगा यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसी का ही। तो डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होते हैं डोमेन्स? इस टॉपिक में हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन्स, है ना? और ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ओके, सो देखिए हम डोमेन्स क्यों पढ़ते हैं? जैसे-जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी आगे बढ़ रही है और जैसे-जैसे टाइम पास हो रहा है, राइट? ये जो डोमेन्स हैं, यहाँ से बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस रिसर्च में लिए जा रहे हैं, ठीक है? ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी के 12 डोमेन्स हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, ठीक है? तो चलिए हम एक-एक करके इन डोमेन्स के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक चार्ट है जो आपके बुक में भी गिवन है, राइट? अ, टोटल 12 डोमेन्स है, 12 डोमेन्स यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डोमेन आता है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेस। ये भी एक पार्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का और जो सबसे पहला डोमेन हम अभी पढ़ने वाले हैं वो है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेस। ठीक है, क्या कहता है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेस? एवरी पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस फ्रॉम सेंसेशन टू मेमोरी इज सपोर्टेड बाय बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारे ब्रेन में अ, कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ हमारे ब्रेन से ही डिसाइड हो रहा है। नॉट जस्ट हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ हमारे ब्रेन से डिसाइड हो रहा है। हम जो सोचते हैं, हम जो फ़ील करते हैं, ठीक है? हमारे जो बिहेवियर्स हैं, वो सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? हमारा ब्रेन डिसाइड कर रहा है। और ब्रेन में क्या हो रहा है? ब्रेन में बहुत सारे नर्वस सिस्टम्स हैं, ठीक है? जो अलग-अलग इन्फॉर्मेशंस को परसीव कर रहे हैं एंड सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं। अलग-अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो रिलीज हो रहे हैं जैसे डोपामिन और डिफरेंट ट्रांसमीटर्स, राइट? हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले क्लासेस में। बट ये जो इवेंट्स हो रहे हैं हमारे ब्रेन में, ये हमारी एक्टिविटीज को डिफाइन कर रहे हैं, राइट? तो जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, वो हमारा ब्रेन का पार्ट ही कंट्रोल कर रहा है, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट नर्वस सिस्टम्स, ठीक है, न्यूरॉन्स हो गए और जितने भी इलेक्ट्रो केमिकल ट्रांसमीटर्स हो गए, ये सब हमें गाइड कर रहे हैं। सो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेस में भी हम यही पढ़ते हैं हमारे ब्रेन में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे साइकोलॉजी आगे बढ़ती गई, ठीक है? डॉक्टर्स जो थे, जो न्यूरोलॉजिस्ट्स थे, वो कॉग्निटिव साइंसेस की हेल्प लेने लग गए, राइट? कि ये थॉट क्यों आ रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? एंड जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, वो न्यूरो साइंटिस्ट्स की भी हेल्प लेने लग गए बिकॉज़ ये थॉट आने के पीछे क्या रीज़न है, क्या ब्रेन में एक्टिविटीज़ हो रही है, कौन से केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, राइट? ये भी जानना ज़रूरी था। तो कॉग्निटिव न्यूरो साइंसेस में हम इन सब की ही स्टडी करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टडी ऑफ देम इज कॉल्ड एज़ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेस। ठीक है? तो ये जो ब्रेन में इवेंट्स हो रहे हैं, ब्रेन में केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, राइट? ब्रेन में ट्रांसमिशंस हो रहे हैं, ठीक है? कौन-सा पार्ट ऑफ ब्रेन किस टाइप के फंक्शंस लेने के लिए एक्टिव हो रहा है ना? वो हम इस कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेस में स्टडी करते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने बस एक डोमेन के बारे में ब्रीफ में पढ़ लिया, राइट? अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट डोमेन, जो हमारा सेकंड डोमेन है, व्हिच इज़ परसेप्शन। देखिए, ये जो यहाँ पे मैंने नोट्स लिखा रखे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैंने बुक से ही निकाले हैं, ठीक है? बहुत डीप स्टडी करके उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्रक्स पॉइंट्स हैं, उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट है एंड इट मे बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये डोमेन्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीधा-सीधा 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 12 डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है? इट इज़ गुड कि आप इसको एटलीस्ट इन 12 डोमेन्स को आप मेमोराइज़ कर लीजिए, ठीक है? ओके, चलिए सेकंड डोमेन देखते हैं, वो है परसेप्शन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साइकोलॉजी का। परसेप्शन क्या होता है? कोई भी चीजें हम अपने सेंसेस से रिसीव करते हैं, राइट? हमारे सेंसेस जैसे कि आईज, ईयर्स, टंग, स्किन, है ना? जो 5 सेंसेस होते हैं हमारे बॉडी के, उनसे हम इंफॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं, वो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है? अब वो रिसेप्टर्स जो होते हैं, वो सब कुछ सारे सिग्नल्स जो है हमारे ब्रेन पे भेजते हैं।
अब उन सिग्नल्स को हम कैसे परसीव करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं और उससे हम क्या मतलब निकालते हैं, वो हमारा परसेप्शन होता है। देखिए, ये यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी directly involved with the detection and interpretation of sensory stimuli is perception, है ना? As you can see here, एक perfect line, the branch of psychology directly involved with the detection and interpretation of sensory stimulus is perception. Detection and interpretation, हम कोई भी सेंसेस को कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, सिर्फ डिटेक्ट करना ही पार्ट नहीं है। परसेप्शन में इंटरप्रिटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। आपने कोई अच्छी-सी कोई एक केक का आपको स्मेल आया, बहुत मस्त स्मेल है, ठीक है? अब ये जो स्मेल है ये आपके नोज़ तक गया या आपने जो भी चीज़ देखी वो आपके आईज़ तक गया, राइट? आपने उसको अगर टेस्ट किया तो आपके टंग ने भी उसको टेस्ट किया और उसके फ्लेवर को फ़ील किया, ठीक है? और आपने जब टच किया तो उसको पता चला वो केक जो है वो सॉफ्ट है ना? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड फ्लेवरी है एंड बहुत टेस्टी है। सो ये सारा कुछ जो सिग्नल्स आपको मिला, ठीक है? अब ये सिग्नल्स जो है आपके ब्रेन पे एक साथ पहुँचेगा एंड ब्रेन इसको एनालाइज़ करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा, ठीक है? कि ये क्या फ्लेवर था, राइट? सो ये जो होता है ये हमारा परसेप्शन होता है। सो परसेप्शन में आप डाउट नहीं होना चाहिए, परसेप्शन समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है? सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू सेंसरी सिग्नल्स एंड मोर इम्पोर्टेंट टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑफ द वे वी इंटरप्रिटेट सेंसरी सिग्नल, ठीक है? हमारे कोई भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का, नॉट जस्ट ह्यूमन्स, कोई भी एनिमल्स को आप देख लीजिए, वो जो सेंसरी सिग्नल्स को उसको रिसीव करना एंड देन उसको इंटरप्रिटेट करना, ठीक है? ये हमारा परसेप्शन होता है। हम उसको किस तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं। इंटरप्रिटेट कर लेंगे, जैसा भी सिग्नल आ रहा है उसको हम उस तरीके से इंटरप्रिटेट करेंगे, वो हमारा परसेप्शन होता है। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है लाइक हमारे एक्सपीरियंसेस एंड ऑल ऑफ दैट, जो हम आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे। ओके, सो परसेप्शन हो गया फर्स्ट सेकंड डोमेन, राइट? अब चलिए थर्ड डोमेन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन। ना पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है? देखिए, हम जो एनवायरनमेंट से स्टिमुलस ले रहे हैं, राइट? उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। वो एक पैटर्न के फॉर्म में हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें देता है, ठीक है? हमारे अंदर कोई इमोशंस जनरेट करता है, कोई फीलिंग जनरेट करता है। कैसे? Environmental stimuli rarely are perceived as a signal sensory events. They usually are perceived as a part of a more meaningful pattern. देखिए, हम कोई भी इंफॉर्मेशन को जस्ट सेंसरी स्टिमुलस की तरह ही नहीं ले लेते हैं कि आपने कोई चीज देखा, कोई चीज सुना, कोई चीज फील किया या कोई चीज टेस्ट किया या स्मेल किया, ठीक है? ये आपके माइंड में बस एक सेंसरी स्टिमुलस की तरह ही नहीं आता है, उसकी वजह से आपके माइंड में कई सारे इमोशंस जनरेट होते हैं, है ना? उसके वजह से हमारे माइंड में एक पैटर्न बनता है जो कुछ ना कुछ इवेंट्स को डिकोड कर रहा होता है, ठीक है? कैसे? लेट्स सी फ्रॉम दिस एग्जांपल, यहाँ पे आपको क्रॉसेस दिख रहे हैं, राइट? अब यहाँ पे मेरे को तो दो कलर्स दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, राइट? और ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है रोटेट होते हुए दिख रहा है, बट अगर आप इसको बहुत अच्छे से थोड़े से ध्यान से देखेंगे तो आपको एडिशन वाला साइन दिख रहा होगा, राइट? आइदर ब्लैक और आइदर व्हाइट, राइट? तो ये आपको एडिशन साइन कैसे दिखा? मेरे को तो यहाँ पे बस ब्लैक एंड व्हाइट ही है। दो ही कलर आपको दिखने चाहिए एज़ अ, अगर हम सिंपली सेंसेस पे रिलाई करें तो, है ना? बिकॉज़ ब्लैक एंड व्हाइट ही है और ब्लैक एंड व्हाइट रोटेट कर रहे हैं, राइट? बट ये एक पैटर्न बन गया जो एक क्रॉस का पैटर्न था। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे कि हम कोई चीज़ स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मेकअप, राइट? अब ये मेकअप जो है डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन से बन के लिखा है ना? डिफरेंट डिफरेंट पेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, पैटर्न्स अलग-अलग है इसके। अब आपको सेंसेशन में क्या दिख रहा है? आपको सेंसेशन में कुछ लाइन्स दिख रही हैं, कुछ कर्व्स दिख रहे हैं, राइट? कुछ कर्व्स से आप कैसे ये आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि यहाँ पे मेकअप लिखा हुआ है, राइट? आपने पहले उस कर्व को रिकॉग्नाइज किया अपने सेंसेस की हेल्प से, आपके आईज ने उस कर्व को एब्जॉर्ब किया, राइट? वो जितने भी कर्व्स एंड लाइन्स थे, देन आपके ब्रेन पे वो गया और ब्रेन ने उसको रिकॉग्नाइज किया कि ओह! एक्चुअली दिस इज एम, है ना? ये है ए, ये है के, ये है ई, ये है यू और ये है पी। और फिर उसके बाद उसके कंबाइनली एक पैटर्न की तरह
इसको कंबाइन कर दिया और इसका ये जो वर्ड बना ये मेकअप। अब मेकअप से आपके माइंड में कई सारे इन्फॉर्मेशंस जनरेट हो गए, कई सारी फीलिंग्स आ गई, कई सारे इमोशंस आ गए, राइट? तो हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे वे ऑफ इंटरप्रिटेटिंग पैटर्न्स ने हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प किया कि ये क्या है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं लेट्स से मैं कुछ चाइनीज़ में कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे। एक कुछ वर्ड्स चाइनीज़ में लिख देता हूँ और कुछ साइन का यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने ये साइन यूज़ किया या लेट्स से ये साइन यूज़ किया, ठीक है? और लेट्स से ये 2 साइन्स ही है, ठीक है? अ, तो अब जिन लोगों को पता होगा, वो इन साइन्स को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे, राइट? पैटर्न्स तो अभी भी आपको दिख रहा है, ये 2 डंडे या ये कर्व एंड दिस अजीब-सा साइन, ये वी जैसा साइन, राइट? तो पैटर्न्स तो अभी भी आपको दिख रहे हैं, आई मीन ये कर्व्स एंड लाइन्स तो अभी भी आपको दिख रही है। बट इसका मतलब क्या है? ये वर्ड कौन-सा है? ये लेटर कौन-सा है? ठीक है? जनरली साइंस जो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा ये लैम्ब्डा है, ये न्यू है, राइट? तो हम डिफरेंट पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ कैसे करते हैं? वो अ, ये हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन होता है। ठीक है? सेंसेस को लेना ही बस एक टास्क नहीं है, उसको रिकॉग्नाइज़ करना भी एक टास्क है। ठीक है? तो ये हमारा थर्ड डोमेन हो गया कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। ओके, चलिए फोर्थ डोमेन के बारे में समझते हैं, व्हिच इज़ अटेंशन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। ठीक है? क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज़ evident that under normal circumstances we are also highly selective in the amount and type of information to which we attend, है ना? देखिए, जैसे-जैसे साइकोलॉजी आगे बढ़ी, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दिया गया कि एक्चुअली हम जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ पर्सीव करते हैं, जो चीज़ हमारे सेंसेस देख रहे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें ज़रूरी नहीं है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुँचे। हम किसी पर्टिकुलर चीज़ों को ही अटेंड करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ों पे ही अटेंशन देते हैं। राइट? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्टिवली सिलेक्टिव इन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू व्हिच वी अटेंड, है ना? हम सिलेक्टिव होते हैं कि कौन से अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम अटेंड करेंगे, कौन से अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम छोड़ देंगे, राइट? हम उसमें सिलेक्टिव होते हैं, है ना? किस टाइप के इंफॉर्मेशन को हम अटेंड करेंगे, किस टाइप के इंफॉर्मेशन को हम छोड़ देंगे, हम उसमें सिलेक्टिव होते हैं। राइट? कैसे होते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या कहता है? आवर कैपेसिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन सीम्स टू बी लिमिटेड टू टू लेवल्स, सेंसरी एंड कॉग्निटिव। देखिए, हम कोई भी इंफॉर्मेशन को जो प्रोसेस करते हैं वो लिमिटेड होता है सिर्फ टू लेवल्स पे। कौन कौन से टू लेवल्स? सेंसरी एंड कॉग्निटिव। कैसे? लेट्स से आपको ये डायग्राम, ये एक फोटो दिख रहा है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है। एल्बर्ट ड्यूरर की ये पेंटिंग है और बहुत फेमस पेंटिंग है। इस पेंटिंग के बारे में अगर आपने जाना है, अगर किसी ने किसी को भी पता होगा इस पेंटिंग के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट? बट ये पेंटिंग में आप बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को मिलता हुआ देख रहे होंगे, राइट? बट इस पेंटिंग में आप किन चीजों को देख रहे हैं? आप अब जस्ट सोचिए इस पेंटिंग में क्या क्या आपको चीजें दिख रही है, राइट? और कौन से इंफॉर्मेशंस को आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, बिकॉज ये जो पेंटिंग है, राइट, जनरली अगर आप फर्स्ट व्यू में देखेंगे तो आपको एक एंजल दिखेगी जो बैठी हुई है एंड इट शी लुक्स लिटिल बिट सैड। ठीक है? एक बच्चा है, चाइल्ड एंजल है, वो भी बैठा हुआ है एंड ही इज आल्सो लुकिंग लिटिल बिट सैडर, राइट? बट यहाँ पे एक कुछ एनिमल है और काफी केओटिक लग रहा है ये, है ना? डेथ वेथ से कुछ ज्यादा रिलेटेड हो रहा है। बट आप सब के अपने-अपने परसेप्शंस होंगे इस पेंटिंग को लेके, बट इसमें बहुत सारे डिटेल्स जो है वो हिडन है। कौन-कौन से डिटेल्स हिडन है? लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, है, ये एक मैथमेटिकल टूल पकड़ी हुई है, राइट? जनरली फर्स्ट लुक में तो ये डेथ की एंजल लग रही है, राइट? बट यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे, इस फोटोज में आपको बहुत सारे स्मॉल स्मॉल टूल्स दिखेंगे। लुक, लुक, है ना? तो जनरली ये जो एंजल यहाँ पे है, इनको ये इस पेंटिंग का नाम है मेलानकोलाई। यू कैन सी रिटन हियर मेलानकोलाई, जो ड्रैगन एक सन के होरिज़न से निकलता हुआ आ रहा है, राइट? एक सन है और ये आई थिंक एंड ऑफ द वर्ल्ड है ना? और यहाँ पे टाइम के बारे में भी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है, राइट? कि टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। एंड इस एंजल को मेलानकोलाई एंजल आई थिंक कहते हैं बिकॉज़
व्हिच इज़ द एंजल ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि कई सारे टूल्स आप यहाँ पे देखेंगे जो साइंस एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, राइट? अ, आपको ये वेइंग मशीन भी दिख रहा है, कुछ बेल्स भी दिख रहे हैं और ये देखिए मैथमेटिकल नंबर साइफर, व्हिच इज़ जनरली हम कह सकते हैं कि ये 4 इंटू 4 ग्रिड मैजिक स्क्वायर है, राइट? यहाँ पे जो आपको ये जनरली फ्रीमेसन्स जो होते हैं वहाँ पे उन्होंने इसको जनरली सबसे पहले निकाला था, राइट? एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है जनरली मैजिक स्क्वायर बोलते हैं बिकॉज़ इसके जो नंबर्स है ये इसके काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है। इफ यू स्टडी डीप इंटो इट, अभी तो हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। जैसे कि ये आप ये स्टोन को देखिए, काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल है, काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल है, ठीक है? मेसन्स और यहाँ पे एक फोटो भी जनरेट हो रही है व्हिच इज़ समथिंग आई डोंट थिंक ड्यूरर ने किस एस्पेक्ट में बनाया है। देखिए ये सर्कल जो है काफ़ी ज़्यादा राउंड है एंड इट हैज़ अ वेरी इक्वल रेडियस एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? और ये जो ये जो लैडर है ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, राइट? ये लैडर क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि अ, जनरली आप नॉलेज की तरफ चढ़ने के लिए आपके पास अपॉर्च्युनिटी है एंड आप वहाँ जा सकते हैं, राइट? एंड बहुत बहुत सारे डिटेल्स है इसमें, अगर आप अच्छे से डीपली इसको स्टडी करेंगे, इस पेंटिंग की बहुत ज़्यादा स्टडी की गई है एंड ड्यूरर की जो ये पेंटिंग है, बहुत ज़्यादा अ, पॉपुलर है बिकॉज़ बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस, बहुत सारे डिटेल्स को इसमें इनपुट किया गया है। सो देखिए, फर्स्ट लुक में ये पेंटिंग अच्छी लग रही थी, राइट? एंजल एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है? थोड़ी-सी डार्कर लग रही थी, बट अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे, आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, राइट? तो अगेन वही सारी बात आ जाती है आपके अटेंशन पे। आप कितना अटेंशन देते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को। राइट? इस पेंटिंग को हम देखिए, आप मैंने इसको ज़ूम इन कर दिया है। यहाँ पे आप इज़िली अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए मैजिक स्क्वायर दिख रहा है, राइट? इसको अगर आप ज़ूम इन करेंगे तो देयर आर सेवरल नंबर्स रिटन हियर, फ्रीमेसन नंबर्स हैं, ये लेटर्स भी आई थिंक वही है। ना, ये नंबर्स ही है ना? और देयर आर सम मैथमेटिकल टूल्स, है ना? ये देखिए, कुछ मैथमेटिकल टूल्स है, राइट? तो बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे, राइट? देखिए, ये देखिए सर्कल है एंड आई थिंक इट इज़ अ ओवल, और बहुत बहुत डिटेल्ड तरीके से उन्होंने क्राफ्टली इसको बनाया है। देखिए कई सारे नेल्स भी दिख रहा है व्हिच इज़ द सिंबल ऑफ मेसन कम्युनिटी, जो मतलब घर-वर बनाने का या जो भी क्राफ्टमैनशिप का काम है। और आई थिंक अ, मेसन कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जिसने अमेरिका को बिल्ड किया था, राइट? तो तो इट्स अ वेरी बिग डील। और यहाँ पे आपको पेंटिंग का नाम भी दिख रहा है, मेलानकोलाई, ठीक है? ये जो है एंड ऑफ द वर्ल्ड होराइज़न इसको हम कहते हैं, ठीक है? जहाँ पे जो एंड ऑफ द वर्ल्ड शो करता है एंड एक स्टेयर है जो आपको लेके जा रहा है टुवर्ड्स नॉलेज एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। ओके, सो ये हो गया अटेंशन, है ना? अटेंशन अगर आप किसी चीज़ पे देते हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी, बट जनरली हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को परसीव करने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन परसीव करते हैं, तो हम अपना अटेंशन जो है किसी फिक्स्ड पोज़ीशन पे ही रखते हैं। हम अपना अटेंशन डि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है उसी के ऊपर रखते हैं, हम सब पे अटेंशन नहीं दे पाते हैं, है ना? अगर आप अपने सराउंडिंग में भी देखेंगे तो आपको जो चीज़ चाहिए होगी आपका अटेंशन उस पे जाएगा, रेदर देन कि आपको सब कुछ दिख रहा है, सारे इन्फॉर्मेशंस मिल रही है, बट अटेंशन सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशंस पे ही जाएगा। तो अटेंशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है और इस पे बहुत डीप स्टडी की जा सकती है, बहुत अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि क्या-क्या फैक्टर्स हैं। ओके, तो अभी हम इतने पे ही कंक्लूड करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट डोमेन है हमारा कॉन्शियसनेस। ना व्हाट इज कॉन्शियसनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत बार आपने सुना होगा कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही है ना? और बी लिटिल बिट कॉन्शियस, है ना? ऐसा ऐसी चीजें बहुत बहुत बार आती है हमारे माइंड में। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है। कॉन्शियसनेस इज डिफाइंड एज द करंट अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल सर्कमस्टेंसेस। अवेयरनेस होना, ये एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना इज लाइक बहुत बहुत डिटेल्ड वर्ड है ये। और इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है नहीं।
आज के टाइम पे भी। बट कॉन्शियसनेस को हम जनरली कहते हैं कि ये करंट अवेयरनेस है, ठीक है? करंट अवेयरनेस इन द सेंस कि आप कितने अवेयर हैं अभी आपके करंट सिचुएशन से, ठीक है? जो भी आपको एक्सटर्नल और इंटरनल सर्कमस्टेंसेस की वजह से अ, चीज़ें हो रही है, उसकी वजह से आप कितने अवेयर हैं, राइट? वही हमारा कॉन्शियसनेस होता है। अवेयरनेस, ठीक है? अब ये जो डेफिनिशन था इसको कई बार रिजेक्ट भी कर दिया गया बिकॉज़ रिजेक्टेड एज़ बीइंग अनसाइंटिफिक। इसको बोला गया काफ़ी अनसाइंटिफिक है बाय द बिहेवियरिस्ट्स। तो बिहेवियरिस्ट्स ने इसको बहुत अनसाइंटिफिक बोल के इसको रिजेक्ट भी कर दिया, ठीक है? बिकॉज़ अगेन कॉन्शियसनेस को आप सिर्फ अवेयरनेस से कैसे देख सकते हैं, है ना? तो ये काफ़ी ब्रॉडर टर्म होता है बट जनरली हम इसको कहते हैं कि ये एक अवेयरनेस है ना? चीज़ें को हम कैसे अवेयर करते हैं, जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं टाइम। राइट। अ, आपके वॉच में कितना टाइम है वो आप अपने घड़ी पे देखेंगे, है ना? जैसे कि यहाँ पे अभी कितना बज रहा है? 10 आई गेस 8 10 10 बज के 8 मिनट, राइट? 10 बज के 8 मिनट है और ये क्या शो कर रहा है? 10 बज के 8 नहीं आई गेस 9 मिनट्स है। 9 8 पॉइंट समथिंग है, राइट एग्ज़ैक्ट चलिए 8 ही मान लेते हैं। 10 10:08 हो रहा है, ठीक है? अब 10 बज के 8 मिनट आपने जैसे ही इसको देखा, तो आपके माइंड में कई सारी इन्फॉर्मेशंस उससे रिलेटेड आ जाएँगी, है ना? कि ओह शिट 10 बज के 8 मिनट हो गए, अब मेरे को ऑफ़िस जाना है, राइट? या मेरे को कहीं खेलने जाना है, या मेरे को कोई वर्क है ना? ये चैप्टर मेरे को इतने देर में खत्म करना था, 8 मिनट ज़्यादा हो गए। ठीक है। सो आपने सिर्फ टाइम ही नहीं देखा। आपने जब ये टाइम देखा तो इसकी वजह से कई सारे रिपलिंग इफेक्ट हुए और आपके ब्रेन में कई सारे कॉन्शियस थॉट्स आने लग गए। ठीक है। तो कॉन्शियसनेस जो है उसी को कहते हैं कि आप कितना अवेयर है सिचुएशन से, आप के माइंड में किसी भी टॉपिक को लेके कैसे-कैसे थॉट्स आते हैं वो आपका कॉन्शियसनेस है। ठीक है। ओके। कहते हैं ना कि आप कॉन्शियस नहीं है टाइम को लेके। कॉन्शियस नहीं होना मतलब कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि टाइम बीत रहा है तो उससे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है लाइफ़ में, है ना? तो कॉन्शियसनेस होना कि टाइम का वैल्यू ऑफ टाइम, राइट? सो सिर्फ टाइम के एस्पेक्ट में नहीं, हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डोमेन आ जाता है हमारा मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी एंड परसेप्शन वर्क्स टुगेदर। द इन्फॉर्मेशन available to us comes from our perceptions, short term memory and long term memory। ठीक है। देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी है क्या? मेमोरी जो है हम कोई भी चीज याद करते हैं, है ना? वही है मेमोरी ऑब्वियसली। ठीक है, हम कोई भी चीज याद करते हैं, हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है, वो हमारी मेमोरी है, राइट? बट कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमने देखा, ठीक है, उसकी वजह से जो इवेंट्स हुए, मेमोरी उस फॉर्म में बनती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये डॉग दिख रहा है, राइट? ये एक डॉग है ना? और ये डॉग जो है काफ़ी क्यूट लग रहा है, बहुत स्वीट सा डॉग है ना? अब तो ये आपने ये डॉग कैसे आइडेंटिफ़ाई किया? क्यों ये कैट नहीं है? क्यों ये हॉर्स नहीं है? क्यों ये बफेलो नहीं है? राइट? क्यों ये काऊ नहीं है? ये डॉग ही क्यों है? बिकॉज़ इसके 2 कान हैं, इसकी 2 आँखें हैं, है ना? और इसका नोज़ कुछ इस तरह का ठीक है? तो ये जो फैक्टर्स है, ये जो डिटेलिंग है ना? हम इसके लिए प्रोन हैं। कैसे? हमारा जो परसेप्शन है, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन जब हमने फर्स्ट टाइम इसको देखा होगा, राइट? तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली और किसी ने बोला होगा कि ये डॉग होता है, ऐसा डॉग होता है ना? ये जो है ये डॉग होता है, ठीक है? तो वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आ गई। अब जो आपका परसेप्शन आ गया, ठीक है? अब कभी भी वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया, शॉर्ट टर्म से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया। अब जब भी आप डॉग को देखोगे तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे इंस्टेंटली विदिन अ सेकंड कि ये डॉग है, राइट? ये कैट नहीं है, ये एलिफेंट नहीं है, ये डॉग है, राइट? रीज़न? क्योंकि रीज़न आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके मेमोरी में स्टोर हो चुका है। ठीक है? और वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा या शॉर्ट टर्म तक रहेगा वो डिपेंड करता है, बट वो स्टोर हो चुका है एंड फर्दर जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप उस मेमोरी से गो थ्रू हो सकते हो, राइट? समझ में आ गया? ये हो गया हमारा डोमेन। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। ये नेक्स्ट डोमेन है जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, यानी नॉलेज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हाउ इंफॉर्मेशन इज सिंबलाइज्ड एंड कंबाइंड विद द थिंग्स स्टोर्ड इन द ब्रेन। अब आपने मेमोरी में तो स्टोर कर लिया, चीजों को स्टोर कर लिया, बट कैसे स्टोर किया? अब यहाँ पे आपके एक्सपीरियंसेस,
आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स वो एक फैक्टर क्रिएट करते हैं। कैसे? जैसे कि दिस पार्ट ऑफ कॉग्निशन हैज टू एस्पेक्ट्स, द कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इन माइंड and the way the brain stores and processes the information, the conceptual representation of knowledge in mind। जैसे कि मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ ये एक एनिमल का ना, आप सबने देखते ही बता दिया होगा ये तो डॉग है ना? यानी आपके माइंड में डॉग को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपके माइंड में ये क्लियर है कि आपका डॉग कैसा दिखता है, उसकी 2 कान होती है, उसकी नाक ऐसी होती है एंड ये कैट नहीं है, ये डॉग है, राइट? ये कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया नॉलेज का। ठीक है? अब जो नॉलेज आपके पास है, अब द वे ब्रेन स्टोर्स एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, अब ब्रेन ने इसको कैसे स्टोर किया होगा और कैसे प्रोसेस किया होगा। जैसे कि आपने ये डॉग देखा होगा और ये आपको काफ़ी क्यूट लगा होगा बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है एंड बहुत प्लेफुल है एंड सबने बोला, आपके जो कॉलीग्स थे या आपके एनवायरनमेंट में, आपके सोसाइटी में जो भी मेंबर्स होंगे, राइट? फैमिली में जो भी मेंबर्स होंगे, बचपन से उन्होंने बताया होगा, देखो कितना क्यूट डॉग है ना? ये बहुत क्यूट है, इसको होल्ड करो एंड एवरीथिंग लाइक दैट, राइट? बट अगर मैं नेक्स्ट फोटो आपको शो करूँ, कितना डेंजरस लग रहा है, राइट? अब ये डेंजरस क्यों लग रहा है? ये भी तो डॉग ही है ना? देखते ही आपने ये भी बता दिया कि ये भी डॉग है, बट इससे आप डरोगे। इसको होल्ड करने से 2 बार सोचोगे, राइट? क्यों? क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, इसको लेके, आपने इस इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस किया अपने माइंड में, राइट? वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। कैसे कि जैसे मान लीजिए बचपन में आप जब इस डॉग के पास गए होंगे, हो क्या पता ये भी फ्रेंडली हो, राइट? बट आपके फैमिली मेंबर्स ने बोला, दूर हट जाओ, काट लेगा, है ना? काफ़ी डेंजरस लग रहा है, काट लेगा। राइट? तो बचपन से आपके ब्रेन में ये डाला गया कि ये डॉग जो है ये काटने वाला है एंड आप उस डॉग से डरने लग गए, राइट? जनरली ये ज़रूरी नहीं है कि ये डरावना हो और क्या कहते हैं आपको काट ही लेगा, राइट? सारे डॉग्स नहीं होते और ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपने प्रीवियस डॉग देखा ये आपको नहीं काटेगा, ठीक है? तो बट आपके माइंड में ये परसेप्शन बना हुआ है कि ये डॉग जो है वो डरावना है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ बहुत होती है, राइट? हम किसी को भी किसी भी तरीके से जज कर लेते हैं, है ना? वो डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंसेस उसके साथ कैसे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्नेक, देखते ही कितना डरावना लग रहा है ना? ओह गॉड! कितने लोग तो क्रीप आउट हो गए होंगे कि भाई क्या दिखा दिया, है ना? राइट? तो ये स्नेक है। अब ये देखते ही आप क्यों डर गए? क्या पता हम में से मैक्सिमम लोगों ने स्नेक को फेस रियली नहीं देखा होगा या कभी-कभार इनकाउंटर हुआ होगा, बट देखते ही हमें डर लग जाता है, राइट? क्यों? देखते ही हमें लग जाता है कि एक एक अजीब-सी फीलिंग आ जाती है हमारे माइंड में। क्यों? राइट? इस स्नेक ने आपको कभी आपके लाइफ टाइम में कभी हार्म नहीं किया आपको। है ना? या शायद किया हो कुछ लोगों को, बट आप कई सारे लोग इससे कभी इनकाउंटर भी नहीं हुए होंगे स्नेक से, बट फिर भी डर लगता है। क्यों? कई सारे लोग कभी शेर से इनकाउंटर नहीं होंगे, फिर भी डर लगता है शेर के नाम से। ओह शेर! शेर छोड़ दूँगा तेरे पीछे। क्यों? बचपन से आपको ये बताया गया है कि शेर इज़ अ डेंजरस थिंग, है ना? बचपन से आपके कॉन्शियसनेस में ये डाला गया है कि स्नेक जो होता है वो एक डेंजरस थिंग है, ये आपको काट लेगा, ये पॉइज़नस है, इसके पास मत जाना। राइट? बचपन से एंड फ्रॉम द बिगनिंग आपके माइंड में ये परसेप्शन डेवलप हो गया, ठीक है? आपने इस नॉलेज को, इस स्नेक के नॉलेज को रिप्रेजेंट कर लिया किसके साथ? डेंजर के साथ। स्नेक जो होता है वो डेंजरस होता है, राइट? एंड फिर तो रेस्ट जो है वो तो हिस्ट्री है कि लाइक कभी भी स्नेक दिखेगा तो हम उससे कूदेंगे ही, या कोई नकली स्नेक भी आपके सामने रख देता है तो डर तो लगता राइट? कई सारे लोगों को मैंने कूदते हुए देखा है, बचपन में बहुत खेला करते थे, लोग वो डराते थे स्नेक से, है ना? वो लकड़ी वाला स्नेक या वो रबड़ वाला स्नेक जो होता था, राइट? सो ये स्नेक अब ऐसे ही कई सारी चीज़ों पे हम नॉलेज को, कोई भी इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, राइट? हमने नॉलेज तो गेन कर ली, हमने उसको मेमोराइज़ तो कर लिया कि डॉग, डॉग होता है, बट उसको हमने कैसे रिप्रेज़ेंट किया है? क्या पता किसी की डॉग के साथ बहुत अच्छी मतलब मेमोरीज़ हो, है ना? एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो वो डॉग के साथ अच्छे से सेटल हो सकेगा, अच्छे से लाइक फ्रेंडली वे में इंटरैक्ट कर सकेगा। बट जिनके जिनकी मेमोरी जो है वो बहुत खराब है, लाइक बचपन में किसी को किसी ने काटा होगा, है ना? किसी डॉग ने। तो अब उनकी मेमोरी जो है डॉग को लेके वो बहुत अनप्लेज़ेंट है, तो वो अब डॉग के पास जाने से रेज़िस्ट करेगा, डरेगा, राइट? हेजिटेट करेगा।
सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। आप नॉलेज को किस तरह रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? तो ये एक डोमेन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इमेजरी। नाउ व्हाट इज इमेजरी? देखिए, इमेजरी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। आप नॉलेज को अंदर कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है? आप नॉलेज, अगेन वही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, उसी का ही एक पार्ट हम कह सकते हैं इमेजरी, ठीक है? द मेंटल इमेज, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, द मेंटल इमेज ऑफ द इन्वायरमेंट आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव मैप। हमारे ब्रेन में कोई भी मेंटल इमेज जो बनती है वो एक कॉग्निटिव मैप की तरह बनती है, एक वेब की तरह बनती है, ठीक है? मैं बताऊंगा कैसे। अ टाइप ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जस्ट अ पोस्टेड बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स, स्ट्रीट साइंस या स्पॉटलाइट्स एंड सो ऑन, ठीक है? तो यानी जो हमारा इंटरनल इमेजरी है वो इन एस्पेक्ट्स को लेके कैसी बनी हुई है, राइट? देखिए, हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं तो हम अपने ब्रेन में उसको कहीं ना कहीं किसी वेब में किसी के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है? जैसे मैं अभी आपको इमेजरी बता रहा हूं तो आप इसको प्रीवियस डोमेन के साथ रिलेट कर रहे होंगे, या आप अपने कोई एक्सपीरियंसेस का के साथ इसको इंटरलिंक कर रहे होंगे। देखिए, हम कोई भी नॉलेज एक्वायर करते हैं वो लॉन्ग टर्म में तभी रहेगा जब हम उसको किसी के साथ इंटरलिंक कर दें, हम उसको इमेजरी फॉर्म में किसी के साथ इंटरलिंक कर दें। ब्रेन तभी ज्यादा अच्छे से उसको स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई अच्छा सा एक स्मेल किया, राइट? लेट्स से रोज फ्लावर का आपको एक स्मेल आया, है ना? अब वो जो रोज फ्लावर है वो अगेन, आप, मैंने जब बोला कि आपको रोज फ्लावर का स्मेल आया तो आपके माइंड में एक पिक्चर आ गई रोज की, राइट? रेड कलर का वो रोज, जिसकी वो स्मेल, राइट? और उससे कई सारे इमोशंस जनरेट हो गए कि ओ, वो मेरे घर पे आता था, मेरे घर के बगीचे में आता था, है ना? मेरे घर के गार्डन में आता था, राइट? ये, और उससे फिर घर वाली फीलिंग आने लग गई, फिर घर याद आने लग गया, राइट? सो नाउ ये जो फीलिंग्स आ रही है ना? ये जो माइंड में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक थॉट्स आ रहे हैं, ये कैसे आ रहा है? क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, ठीक है? एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है इमेजेस के फॉर्म में, जो आपको अलग-अलग तरीके से चीज़ों को मेमोराइज़ करने में हेल्प करता है, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे एक नॉलेज का पूरा वेब बना हुआ है, ठीक है? और इसी फॉर्म में हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। जैसे पिकनिक, पिकनिक से याद आ गया, ओह! यस, ऐसा होता था पिकनिक, है ना? और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ऐसे खेलते थे हम वहाँ पे, है ना? हम ऐसे घूमने जाते थे, राइट? एंड हमने रिवर राफ्टिंग की पिकनिक में, ठीक है? और बहुत सारे इवेंट्स जो भी है, ठीक है? फ्लोरा, फाउना और ऑल ऑफ द थिंग्स, ठीक है? तो इससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपके ब्रेन में जनरेट होने लग गए एक सिंपल थॉट से, है ना? एक सिंपल वर्ड से, पिकनिक। राइट? कैसे? सो ये जो है, ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। हमारा ब्रेन जो है इमेजेस के फॉर्म में और मैप्स के फॉर्म में, ब्रेन मैप्स के फॉर्म में चीज़ों को याद रखता है। तो कोई भी आपने देखा होगा, कभी भी किसी भी चीज़ को आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो आप ब्रेन में भी एक मैप फॉर्म करते हैं। आप उसको किसी के साथ एसोसिएट करते हैं। मैंने याद करिए फर्स्ट एग्ज़ाम्पल जब आपको दिया था, जब हम जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी हम कर रहे थे, राइट? वहाँ पे मैंने बोला था कि आपको किसी फ्रेंड ने नंबर दिया, उनको ज़्यादा याद रहेगा जब जिन्होंने उन नंबर्स को किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट कर दिया होगा। राइट? लेकिन जैसे कि अ, 999 है तो 999 इज़ इन द सेंस कि 999 और 999 मेरे फ्रेंड का भी नंबर है और ये मेरे फ्रेंड का नंबर याद है। ऐसे करके उसने नंबर्स को याद रखा होगा और वो नंबर लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा क्योंकि उसने क्या किया, उसको माइंड मैप के साथ अटैच कर दिया। ठीक है? तो दैट इज़ योर इमेजरी। चलिए नेक्स्ट डोमेन के बारे में समझते हैं व्हिच इज लैंग्वेज। एंड लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्योंकि देखिए लैंग्वेज को हम किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, लैंग्वेज के पीछे क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो अगर हम अंडरस्टैंड कर ले तो हम लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कौन सा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, वो भी हम समझ सकेंगे। आई थिंक आप सबको आइडिया तो होगा ही लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है, और साइकोलॉजी के लिए भी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। Language is the principal means by which we acquired and express knowledge. Thus, the study of how language is used is a central concern of cognitive psychology. देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, लैंग्वेज इज द प्रिंसिपल मीन्स बाय विच
वी एक्वायर एंड एक्सप्रेस नॉलेज। विदाउट लैंग्वेज आप नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं कि आपको बचपन में बताया गया कि वो डॉग है, राइट? वो जो नॉलेज आपको मिला कि ऐसा होता है डॉग, ये तो आपको आपके लैंग्वेज में ही बताया गया ना। विदाउट लैंग्वेज आप उस नॉलेज को एक्वायर कर पाते क्या? नहीं, राइट? लैंग्वेज जो होता है नॉलेज को एक्वायर करने में और उसको प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है? और अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट? कैसे? आप सोचिए, लैंग्वेज का जो रोल है ये बहुत पहले से, अभी तो हमारे पास बहुत सिस्टमैटिक वे में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस है, राइट? बट पहले के टाइम पे जब लैंग्वेजेस नहीं थी, पहले भी लोग कन्वे करते होंगे, राइट? डिफरेंट वे में कन्वे करते थे, ड्राइंग्स के हेल्प से कन्वे करते थे। सोचिए वो टाइम कितना डिफिकल्ट रहा होगा, ठीक है? लोगों ने लैंग्वेज डेवलप करना शुरू किया, ठीक है? एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू किया और वो जो कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन था, वो नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या नॉलेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुँचाने में हेल्प किया, राइट? तो नॉलेज एक्सप्रेस करना और उसको स्टोर करना, ठीक है? ये लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसीलिए हम इसको कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। विदाउट लैंग्वेज हम नॉलेज को एक्वायर कर ही नहीं सकते, राइट? आप कहीं देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एग्जांपल है, अगर आपके माइंड में कोई ऐसा एग्जांपल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बट मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई एग्जांपल है जहाँ पे विदाउट नॉलेज, विदाउट लैंग्वेज, राइट, आप किसी भी नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, राइट? लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। ठीक है? लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट? कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का और स्टोरेज का, राइट? ऑब्वियसली हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं? आपके माइंड में कोई इंफॉर्मेशन मिली, आपने स्नेक को देखा, स्नेक को देखते ही डर लगा, माइंड में क्या थॉट आया? भागो। अब ये जो भागो वर्ड है, ये भी तो एक लैंग्वेज ही है, राइट? तो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए भी और उसको स्टोर करने के लिए भी तो लैंग्वेज चाहिए ना। लैंग्वेज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैंग्वेज आल्सो इन्फ्लुएंस परसेप्शन, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन। परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को भी इन्फ्लुएंस करता है कॉग्निशन का। आप ही सोचिए, विदाउट लैंग्वेज हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स कॉग्निशन के एक्सप्रेस कर पाते क्या या उसको थिंक कर पाते क्या? राइट? नहीं कर पाते, राइट? हमारे जो परसेप्शंस है, क्या वो इन्फ्लुएंस हो पाते क्या? राइट? आपका कोई भी चीज को लेके कई सारे पॉलिटिकल परसेप्शंस होंगे, है ना? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेके कोई परसेप्शन होगा, आपका वो परसेप्शन इन्फ्लुएंस हो पाता क्या विदाउट लैंग्वेज? राइट? लैंग्वेज है तभी तो आपका कोई भी परसेप्शन जो है वो इन्फ्लुएंस हो पा रहा है ना, राइट? कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है, आप उसको एसेस कर पा रहे हो ना। तो लैंग्वेज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एनी मतलब इंफॉर्मेशन रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग में। इसीलिए हम इसको कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ये इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे की यूनिट्स में जाएंगे। बट फॉर नाउ ये समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। ओके, नेक्स्ट डोमेन पे आ जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी उसके बारे में बात करता है कि हमारा जो साइकोलॉजी है, साइकी है, वो कैसे डेवलप हो रहा है, राइट? जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम में मैच्योरिटी आती जाती है। ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे, है ना? और ये फैक्ट भी है, राइट? हमारा ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा है और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी हम यही अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस हमारा ब्रेन किस तरीके से डेवलप होता है और किस लेवल पे डेवलप होता है। कई सारे लोगों को देखा होगा आपने जो बहुत लाइक चाइल्डिश होते हैं एंड कई छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज़ उनका चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो है वो बहुत लो हुआ, राइट? और एडल्ट फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आती है उसके एडल्टहुड में। जिनका चाइल्डहुड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, उनका एडल्टहुड में बहुत स्मूथली वो एसेस कर पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं, राइट? बिकॉज़ इसीलिए टू टू बेटर अवर एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, है ना? हम ये टॉपिक को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी विच ग्रेटली एक्सपेंड our अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स डेवलप। अलग अलग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स कैसे डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द टाइम बीइंग, ठीक है? As adult
We all lived through childhood and adolescence, and we share experiences with all members of our species. राइट। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, अभी जो आप एडल्ट हो, राइट, आपने ये एक्सपीरियंस किया हुआ कि आपके चाइल्डहुड में कैसे कैसे आप मैच्योर हुए, राइट, और कैसे कैसे आप अभी आपका जो एडल्टहुड है वो कैसे शेप आउट हुआ, राइट। ये सब कुछ होता है आपके चाइल्डहुड से और आपके प्रेजेंट इन्वायरमेंट्स की वजह से, जो इफेक्ट करता है आपके चाइल्डहुड पे, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। ठीक है, ये टॉपिक हम मोर ब्रॉडली बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एंड इवन हम इसको हमारा जो ब्लॉक 2 है लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, वहां पे हम और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं बिकॉज ये ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में, राइट, हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसको भी हम इस कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ेंगे इन द अपकमिंग यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट डोमेन की बात करते हैं, थिंकिंग एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन। देखिए, हम कोई भी चीज सोचते कैसे हैं और हम कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बारे में भी हमें समझना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थिंकिंग इज अ क्राउन जूल ऑफ कॉग्निशन। है ना, सोचना, किसी के बारे में विचार करना, है ना, वो एक क्राउन जूल है कॉग्निशन का। कॉग्निशन आपका डेवलप होता है जब आप किसी चीज को लेके थिंक करते हो, है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि थिंकिंग को कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए, हर चीज के बारे में थिंक करो। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल का भी नाम है थिंक साइकोलॉजी, है ना। सोचना, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थिंकिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ न्यू मेंटल रिप्रेजेंटेशन इज फॉर्म्ड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जहां पे मेंटल नए नए मेंटल रिप्रेजेंटेशंस बनते हैं। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपको आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन आपने उसको किस तरह से थिंक किया, आपने उसको किस तरह से अपने माइंड मैप में डेवलप किया और एक वेब बनाया और कहाँ पे उसको पुट किया। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी पॉलिटिशियन ने किसी को किल कर दिया, राइट, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना? अब आप पे डिपेंड करता है, आपके वे ऑफ थिंकिंग पे डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरह से लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट? किल करना अच्छी बात है या नहीं है? किस रीज़न से किल किया? अब यहाँ पे ये भी फैक्टर आ जाता है, क्या पता वो पॉलिटिशियन अपनी सेल्फ डिफेंस में किसी को अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा हो, राइट? कि कोई उसको मारने आ रहा है, अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करेगा फिर वो, राइट? तो यहाँ पे आपको हर एस्पेक्ट को देखना पड़ता है, किसी भी सिचुएशन को, कोई भी इन्फॉर्मेशन को जस्ट एज़ इट इज़ नहीं ले लेना पड़ता है, राइट? उस इन्फॉर्मेशन को आपको थिंक करना पड़ता है और क्या ये सही था, राइट? क्या ये स्टेप सही था? और अगर सही था तो कैसे सही था? तो दैट इज़ योर थिंकिंग, है ना? या गलत था तो कैसे गलत था? दैट इज़ योर वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है? तो थिंकिंग से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ओके, an ability to think and form concepts is an important aspect of cognition. हमारी एबिलिटी किसी भी चीज को सोचने की और एक कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट करने की, ये कॉग्निशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, कॉग्निशन तभी डेवलप होता है जब हम किसी भी चीज को, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है, उसको हम सोचते हैं, उसको थिंक करते हैं, उस पर विचार करते हैं, राइट। और जब हम किसी भी चीज पे थिंक करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन जो है एक कॉग्निशन में डेवलप होने लग जाती है और आपको किसी भी चीज का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी कॉन्सेप्ट का एक कॉग्निशन डेवलप हो जाता है आपके माइंड में। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसे ही कॉन्सेप्ट, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं तो उसको अंडरस्टैंड करने में और उसको फॉर्मुलेट करने में, जैसे कि अ, अगर आपने ये साइकोलॉजी पहले नहीं पढ़ी होती और इसको इसके बारे में समझा नहीं होता, राइट, तो आपको मैं अभी जो बता रहा हूं वो नहीं समझ में आ रहा होता, राइट। तो ये सारी चीजें जो आप समझ पा रहे हो, ये इसीलिए समझ पा रहे हो क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप्ड है और आप और कॉन्सेप्ट डेवलप कर पा रहे हो, तभी हम, अभी मैं ये चीजें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि हम जब आगे वाले टॉपिक्स में जाएंगे तो वहां पे हम इसके बारे में और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, तो वहां पे ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, इसका अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, राइट। तो इसके लिए भी आप थिंकिंग कर रहे होगे, आई होप, एंड आप अपने माइंड में इन चीजों के बारे में सोच रहे होगे, राइट, कि कोई भी इवेंट कैसे होता है, कैसे थिंकिंग जो है एक कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है,
ओके, नाउ नेक्स्ट डोमेन की तरफ चलते हैं व्हिच इज़ ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारा लास्ट डोमेन है, ठीक है? तो इसको भी थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए एज़ अ ह्यूमन काफ़ी इंटेलिजेंट बीइंग है, राइट? कहते हैं ना, ह्यूमन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म इन दिस प्लैनेट। है ना? इस प्लैनेट पे ह्यूमन्स जो है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज़्म है, राइट? तो ये अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स हैं, तो हमारी एबिलिटी टू एक्वायर, रिकॉल एंड यूज़ ऑफ नॉलेज की वजह से ही हम इंटेलिजेंट बने हैं। टू अंडरस्टैंड कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग द ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़, है ना? इसी की वजह से हम इंटेलिजेंट बने हैं, राइट? किसी भी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकने का एबिलिटी, है ना? उस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज़ करने की एबिलिटी, उसके बीच में रिलेशनशिप्स बनाने की एबिलिटी, ठीक है? डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करने की एबिलिटीज़ और आइडियाज़ जनरेट करने की एबिलिटीज़ की वजह से हम क्या कहते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग बने हैं, राइट? टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज, एक भाषा समझने की एबिलिटी, इसकी वजह से भी हम इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग बने हैं, राइट? टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की वजह से भी हम एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग बने हैं। हम इंटेलिजेंट इसीलिए है क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट? टू कन्वर्ट वर्बल डिस्क्रिप्शंस इनटू एक्शंस, है ना? वर्बल डिस्क्रिप्शंस को हम एक्शंस में कन्वर्ट करने की एबिलिटी हमारे अंदर है। मैं अगर बोलूंगा कि आप आपके सामने रखी हुई बोतल को पिक करो, आप वो एक्शन करोगे, राइट? तो वर्बल डिस्क्रिप्शन को एक्शन में कन्वर्ट करने की एबिलिटी जो है वो हमें इंटेलिजेंट बनाती है। एंड टू बिहेव अकॉर्डिंग टू दिस रूल, राइट? इस ये जो रूल्स हैं इसके अकॉर्डिंग बिहेव करने की एबिलिटी भी हमें इंटेलिजेंट बनाती है। आप कोई ऑर्गेनिज्म देख लीजिए, उनमें इनमें से कोई कैपेबिलिटी होगी क्या? बहुत रेयर कैपेबिलिटीज ही होंगी जो कुछ-कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपको अकॉर्डिंगली दिखती होंगी, राइट? बट एज़ इट इज़ सारी कैपेबिलिटीज आपको सिर्फ ह्यूमन में ही दिखेंगी। एंड टू यूज़ नॉलेज इन अ मीनिंगफुल वे, राइट? जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं उसको मीनिंगफुल वे में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? वो ह्यूमन ही कर सकता है। आई डोंट थिंक ऐसा कोई ऑर्गेनिज़्म है जो इन सारी चीज़ों को एक साथ कर सकता है। अगर वो कर सक रहा है तो दैट मीन्स वो एक ह्यूमन है। ठीक है? सो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं? देखिए ये तो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात हो गई। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम इन सारे फैक्टर्स को ही देखते हैं। और हम ऐसी मशीन्स, ऐसे स्टिम्युलेशंस, ऐसे अ, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जो इन सारे फंक्शंस को कर सके। राइट? आजकल कई सारे मशीन्स का हम यूज़ करते हैं ताकि जो ह्यूमन्स की तरह ही ये सारी एक्टिविटीज़ जो अभी हमने देखा है ना, एक्वायर, रिकॉल, अंडरस्टैंड नॉलेज, ठीक है? अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, एक्सट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है? रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़, ये सारी चीज़ें मशीन्स कर सके। जैसे एलेक्सा आ गई है ना? डिफरेंट एआईज़ आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं। तो उनमें ये सारी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, तो इट मीन्स कि वो ह्यूमनिस्टिक इंटेलिजेंस के बराबर तक पहुँच पा रहे हैं, राइट? और हम तो कहते हैं कि लाइक बहुत सारे मूवीज़ अगर आपने देखे होंगे हॉलीवुड, बॉलीवुड, राइट? रोबोट्स जो है उसमें ब्रेन आ जाएगा, है ना? आई रोबोट्स अगर आपने देखा होगा, राइट? तो ब्रेन आ जाएगा एंड दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग और ऑल ऑफ दिस, राइट? तो वो बहुत आगे की बात है, बट ये सारी चीज़ें जो है हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सिमुलेशंस में भी, है ना? अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स में भी, टेक्नोलॉजीज़ में भी, राइट? एलेक्सा हो गया, गूगल हो गया, है ना? एक्को डॉट हो गया एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है? ये सारी क्या है? ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। अब 5G आया है तो 5G में बहुत ज़्यादा अभी शोर मचा था कि 5G जो होगा दिस विल बी द गेम चेंजर, है ना? एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा एंड हमारे हर वर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होगा। सो कैसे डेवलप होगा जब उसमें ये सारी कैपेबिलिटी आएगी, राइट? तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मशीन्स हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैं, उनमें भी ये कैपेबिलिटी आए, राइट? तो ये जो है ये टोटल 12 डोमेन्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है? और ये 12 डोमेन्स जो हैं क्या होते हैं, इनके बारे में ही हम इस कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? एक-एक करके हम इन डोमेन्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे हम चीज़ों को करते हैं, है ना? कौन-सा डोमेन कहाँ इफ़ेक्टिव है, हम इसके बारे में इस
पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एमबीपीसी 001, राइट? ब्लॉक 1, 2, 3, ये चारों में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सो आज अ, इतना ही, राइट? फॉर डिफरेंट डोमेन्स। सो चलिए आज हम कंक्लूड करते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट वर द हिस्ट्रीज, है ना? कैसे डेवलप हुआ कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट। सो if you are enjoying the show and if you want to appreciate the efforts, right, do subscribe and like the channel and do write some comments. Okay, so that's it for today. कल मिलते हैं with new topic.